दोस्तों, मैं वनीता पार्ट 2 लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ दबाकर सारी अपडेट्स लेते रहिए। कल आपने दोस्तों देखा कि विकास ने वनीता को शादी का प्रस्ताव दिया। अब वनीता क्या निर्णय लेती है, चलिए देखते हैं। विकास से शादी का प्रस्ताव सुन वनीता तो बिल्कुल जड़ हो गई। इतना बड़ा निर्णय और वह भी इतनी जल्दी, वह कैसे ले ले? उसका दिमाग तो बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि एक रईस घर से उसका रिश्ता जुड़ेगा, और वह अभी भी इन सब बातों को एक ख्वाब ही समझ रही थी। विकास राय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वनीता जी, सोच लीजिएगा और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी। विकास राय और राकेश वहां से रुखसत हुए, लेकिन वनीता की बेचैनी बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि वह साफ साफ शब्दों में विकास राय जी को मना कर देगी, और उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन ही वनीता ने विकास जी को फोन लगाया और बड़ी विनम्रता से शादी करने से मना कर दिया। विकास राय ने जानना चाहा कि वह शादी क्यों नहीं करना चाहती है। तब वनीता ने जवाब दिया कि शादी के बाद जीवन में सहजता होनी चाहिए, लेकिन मैं शादी करके असहज हो जाऊं तो न केवल मैं अपने को दुखी करूंगी, वरन मेरे साथ आप और आपका परिवार भी दुखी रहेगा, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगी। सर, फिर आपको मुझसे कहीं अधिक अच्छी, सुशील और समकक्ष लड़की मिलेगी, आप देखिएगा। ऐसा कहकर वनीता ने फोन रख दिया। इधर विकास राय की बेचैनी बढ़ गई। ऐसे नकारे जाने की उम्मीद तो उन्हें बिल्कुल नहीं थी, वह भी एक अनाथ और असहाय लड़की से। लेकिन क्या करें? उन्होंने स्त्री कल्याण समिति के सदस्यों, अनाथ आश्रम के केयर टेकर सभी को अपनी इच्छा से अवगत कराया। अपनी अपनी तरफ से सभी ने वनीता को बहुत समझाया, लेकिन वनीता टस से मस न हुई। अब तो विकास राय की रातों की नींद हराम हो गई। उन्हें उठते बैठते वनीता की शक्ल नजर आती। कहते हैं ना कि पुरुष बड़ा जिद्दी होता है, जो चीज उसे आसानी से मिले उसकी कदर नहीं करता, और ना मिले तो उसे जी जान से पाने की कोशिश करता है, और नकारे जाने को तो हरगिज बचा नहीं पाता, और वह भी एक अनाथ असहाय लड़की से। और इधर पुष्पा जी की दिन प्रतिदिन गिरती हालत के बारे में जानकारी मिलने पर महिला समिति सदस्यों ने पुष्पा जी के हालचाल जानने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मिलने की सोची। सभी महिलाएं, साथ में वनीता भी पुष्पा जी को देखने उनके घर पहुंचे। सेविका ने सभी को पुष्पा जी के रूम में बैठने का इंतजाम करवाया। देखा, पुष्पा जी बेसुध सी हालत में पड़ी हुई कहरा रही हैं, और उनके मुंह से यही निकल रहा है, बहू आ गई, बहुत इच्छा थी तुमसे मिलने की, अब मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। उनके मुंह से निकले इन शब्दों ने वनीता को झकझोर कर रख दिया, और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं वह गलत तो नहीं है। कौन सा वह इस घर में खुद आना चाहती है, और फिर ना सही अपने लिए, पर इंसानियत की खातिर तो उसे अपने विचारों को बदल लेना चाहिए। वैसे भी हजारों लड़कियां फिदा होंगी विकास राय पर, जरूर कुछ उन्होंने उसमें देखा होगा, तभी तो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा है। और वैसे भी उसके आगे पीछे कौन है? फिर पुष्पा जी भी स्त्रियों के उत्थान के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रही हैं, क्यों ना आज उनकी भी एक इच्छा पूरी कर दें। आश्रम आकर भी वो रात भर सो न सकी। पूरी रात पुष्पा जी का बीमार और कहराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमता रहा। वह आज सुबह ही उठ गई, और काफी विचार मंथन के बाद आश्रम के केयर टेकर के रूम में पहुंचकर अपने निर्णय से उन्हें बताया कि वह विकास राय जी का प्रस्ताव स्वीकार करती है। उसे विकास राय जी से शादी मंजूर है। विकास राय जी को जैसे ही यह समाचार मिला, वह तो गदगद हो गए। उनकी तो मन की मुराद पूरी हो गई। उन्होंने आनन फानन में शादी की तैयारियां पूरी की। पहले मंदिर में रस्मों रिवाज पूरे किए, फिर कोर्ट मैरिज का आवेदन भी दे दिया गया। अनाथ वनीता मिसेस वनीता विकास राय बन गई।
विदा होकर महल में आ गई। आते ही वह पुष्पा देवी जी के रूम में गई। पुष्पा जी वैसे ही बुदबुदा रही थी। आ गई बहू, आओ बैठो। बरसों से अरमान लेके जी रही हूँ तुम्हें देखने के, उसके बाद मर भी जाऊं। उन्होंने इतना बोला ही था कि वनीता ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। बोली, माँ जी अब मैं आ गई हूँ, अब आपकी देखभाल मैं करूँगी और मरने ना दूंगी। हालांकि पुष्पा जी अर्ध बेहोशी की हालत में कुछ ना समझ सकी। वनीता ने माँ जी की देखभाल करने वाली सेविका को बुलाया और उससे बोली, आज से मैं इनकी देखभाल करूँगी, बस मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत रहेगी। बाकी इनको दवा देना, खिलाना पिलाना, यह सब मेरी ड्यूटी रहेगी। ऐसा कहकर उसने विकास की तरफ देखा। विकास मुस्कुरा दिया। फिर वनीता ने माँ जी को प्रणाम किया, क्योंकि उसे पता था कि भारतीय संस्कृति में लेटे हुए व्यक्ति के पांव नहीं छुए जाते। उसने सेविका से पूछा, माँ जी ने खाना खाया या नहीं? सेविका ने बताया, खाना तो नहीं खाया, लेकिन जूस और सूप चम्मच से पिला दिया है। वनीता बोली, अभी जाइए और थोड़ी सी मूंग की दाल का पानी बनाकर लाइए, मैं माँ जी को अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी। सेविका मूंग की दाल का पानी बनाने चली गई और वनीता ने विकास से माँ जी की दवा के बारे में जानकारी ली कि कौन कौन सी दवाइयाँ माँ जी को किस किस टाइम देनी है। विकास ने वनीता को दवाइयाँ बता दी और साथ ही रात वाली दवाइयाँ भी बता दी। वनीता बोली, ठीक है, आज से माँ जी को दवाइयाँ देने का जिम्मा मेरा रहेगा। विकास मुस्कुराकर बोला, ठीक है वनीता, तुम माँ को देखो, मैं अभी आता हूँ। माँ सो जाएं तो तुम उस सामने वाले रूम में आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वनीता ने शर्माकर भोले से सिर हिला दिया। सेविका मूंग की दाल का पानी बनाकर ले आई। वनीता ने माँ जी का सर धीरे से अपने गोद में रखा और बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए मूंग की दाल का पानी पिला दिया। फिर उसने माँ जी को विकास ने जो दवाइयाँ बताई थी वह भी दे दी। वनीता ने देखा माँ जी की नींद लग चुकी है। धीरे से उठी, उसने माँ जी को चादर ओढ़ाई और विकास ने जो रूम बताया था उसमें जाकर अपने कपड़े वगैरह बदले और विकास का इंतजार करने लगी। थकान के कारण उसकी नींद कब लग गई उसे समझ न आया, लेकिन सुबह उठकर उसने जब विकास को नहीं देखा तो उठकर घर में काम करने वाली एक सेविका से विकास के बारे में पूछा। उसने बताया, विकास सर रात में आने में लेट हो जाते हैं, अतः अंदर ना जाकर बाहर वाले रूम में ही सो जाते हैं। वनीता ने उस रूम में अंदर जाकर देखा। विकास बिना जूते उतारे औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ा था। उसे समझते देर न लगी कि विकास पी कर आया होगा। दोस्तों, अब आगे वनीता क्या कदम उठाएगी देखिए कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।